अल्पसंख्याक मेळाव्याला उपस्थित राष्ट्रवादी अल्पसंख्याक सेलचे प्रदेश अध्यक्ष आचार्य इंद्रिजी नाईक साहेब, या ठिकाणी आवर्जून या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आमचे नजीबभाई मुल्ला, वसीमभाई खरात, तसेच विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष आदरणीय मुजीबभाई रुमाने, प्रदेश सरचिटणीस आमचे राजपुरे साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व प्रमुख, आपल्या सर्वांना माहिती आहे की लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आणि रायगड रत्नागिरी मतदारसंघामधून पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे लाडके नेते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गडकरी साहेबांना पुन्हा एकदा उमेदवारी जाहीर झाली। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की 2019 मध्ये आदरणीय साहेबांना आपण या मतदारसंघामधून निवडून दिलं आणि निवडून दिल्याच्या नंतर खऱ्या अर्थाने या मतदारसंघाचा खासदार कसा असावा हे त्या ठिकाणी दाखवून दिलं। तर आपण एखादा उमेदवार त्या ठिकाणी निवडून देत असताना आपली साधारण अपेक्षा असते की आमचा उमेदवार आमच्या सुखादुखामध्ये त्या ठिकाणी आमच्या संपर्कात राहिला पाहिजे, आमचे महत्वाचे प्रश्न त्यांच्या माध्यमातून मार्गी लागले पाहिजे। आणि हा सर्वांचा विचार केला तर आदरणीय साहेब गेली 5 वर्ष आपल्या सर्वांच्या सुखादुखामध्ये आपल्या सर्वांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सातत्याने आपल्या संपर्कात राहिले। 5 वर्षाच्या काळामध्ये आपल्या सर्वांना माहिती आहे की देशावरती, राज्यावरती करोनासारखा संकट, नंतर निसर्ग चक्रीवादळ, त्यानंतर महापूर, अशा काळामध्ये आदरणीय साहेब व त्या काळामध्ये करोनाच्या काळामध्ये खऱ्या अर्थाने माणूस माणसाच्या जवळ जायला घाबरत होता आणि त्यावेळेस आरोग्याची प्रत्येकाला चिंता होती। अशा काळात सुद्धा साहेब त्या ठिकाणी सातत्याने आपल्या संपर्कात झाले, आरोग्याची काळजी घेतली आणि नंतरचा निसर्ग चक्रीवादळ आल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी मुलीबाई आमचा वेसवी बागकोट वेळापर्यंत जो भाग आहे त्याच्यामध्ये 80% लोक हे बागायतीवर त्यांचा व्यवसाय करते, बागायतीवर त्या ठिकाणी उदरनिर्वाह करते आणि निसर्ग चक्रीवादळ आल्याच्या नंतर जेव्हा बागायती उद्ध्वस्त झाल्या त्याच्यानंतर त्यांना जो रोजगाराचा साधन त्या ठिकाणी साधारण 61 कोटी रुपये निसर्ग चक्रीवादळामध्ये सर्व लाभार्थ्यांना त्या ठिकाणी त्यांचा भरपाई देण्याचं काम आदरणीय साहेबांच्या माध्यमातून। बोलण्याचा तात्पर्य एवढाच आहे की आपल्या सुखादुखामध्ये धावणारा नेता म्हणजेच गडकरी साहेब कधीतरी ज्याला 30 वर्ष आपण निवडून दिलं, 30 वर्षाच्या कालखंडामध्ये कुठलाच विकासाचा कुठलाच मुद्दा नाही, पुढे काय करणार त्याला कुठला विजन नाही, फक्त आणि फक्त भावनिक राजकारण करायचा आणि त्या ठिकाणी मतं मिळवायची आणि निवडून आल्याच्या नंतर पुन्हा 4.5 वर्ष त्या ठिकाणी मतदारसंघामध्ये बघायचं नाही असा नेतृत्वाला आपण 2019ला चालू केलं आहे। येणारा काळात सुद्धा मुजीबाई या ठिकाणी सक्षम पद्धतीत आपल्याला या ठिकाणी माहिती आहे की आदरणीय साहेबांचा या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने त्यांचा त्या ठिकाणी साहेबचं स्वागत करतो। मी सांगितलं की माझ्या मंडणगड तालुक्यामध्ये अगदी पेवे पंधेरीपासून ते वाटपट खाडीपर्यंत बागायतीवर ते अवलंबून असणारा 80% मुस्लिम समाज आणि त्या समाजाला जेव्हा निसर्ग चक्रीवादळ आला आणि निसर्ग चक्रीवादळामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी नुकसान झाला, प्रत्येकाच्या डोळ्यामध्ये पाणी होतं, कारण ज्या व्यवसायावरती पूर्णतः उदरनिर्वाह होता, ज्या व्यवसायावरती मुलांचं शिक्षण होतं, ज्या व्यवसायावरती कुटुंबाचा पूर्णतः कुटुंब सांभाळत होते, तो व्यवसाय जेव्हा नष्ट झाला तेव्हा त्या ठिकाणी पोलिसांनी त्या ठिकाणी मदतीचा हात देणारा आपलाचा माणूस त्या ठिकाणी पाहिजे होता आणि सर्वांना त्या ठिकाणी अपेक्षा होती। त्या अपेक्षा करून आदरणीय गडकरी साहेबांनी महाराष्ट्रामध्ये जे काही निकष होते ते निकष बदलून पुरेपूर मदत त्या ठिकाणी माझ्या सर्व मुस्लिम बांधवांना, सर्व लाभार्थ्यांना त्या ठिकाणी दिली। खऱ्या अर्थाने मंडणगड तालुक्यामध्ये निसर्ग चक्रीवादळामध्ये झालेल्या नुकसानीमध्ये साधारण 61 कोटी रुपये या ठिकाणी मंडणगड तालुक्यामध्ये आले, सरसकट त्या ठिकाणी पंचनामे झाले आणि सर्व त्या ठिकाणी लाभार्थ्यांना लाभ। बोलायचं काम एवढंच आहे की आपला नेता ज्यांना सर्व समाजाला, सर्व घटकाला न्याय देण्याचं काम त्यांच्या माध्यमातून अनेक समाजाचे कैवारी प्रत्येक गावागावामध्ये जातात। जेव्हा मला त्याला विचारायचं आहे, जेव्हा समाजात करीत असते, जेव्हा समाजाचे प्रश्न त्या ठिकाणी प्रलंबित असतात, जेव्हा समाजाला तुझी गरज असते तेव्हा हे कैवारी सुद्धा देत असते। आज कुणाची तरी सुपारी घ्यायची, प्रत्येक गावागाव फिरायचा आणि कुठेतरी भावनिक त्या ठिकाणी साथ घालायची। तर या सगळ्या भावनिक साथाला माझा मुस्लिम समाज या ठिकाणी आणि अद्भुत बळी करणार नाही। येणाऱ्या काळामध्ये आदरणीय साहेब
ज्या पद्धतीने मंडणगड तालुक्यामध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त मतदान मुस्लिम समाजात झाला त्याच्यापेक्षा अधिकचं मतदान या ठिकाणी येणार का व एवढा विश्वास आज फक्त एवढा आपण भावनेच्या आधारात सुद्धा इतर विचार करता थोडासा याचा देखील वापर करण्यात येईल। आज काही लोक घेतात 25-30 वर्ष त्यांना आपण त्या ठिकाणी निवडून दिलं, तिसऱ्या सप्टेंबरला करोना त्या ठिकाणी महापूर आला, ज्याला 30 वर्ष आपण निवडून दिले ते नेते या ठिकाणी कधी दिसले नाही, ते नेते या ठिकाणी सुखादुःखामध्ये आपल्या कधी समोर आले नाही। आज फक्त भावनेचं राजकारण करून त्या ठिकाणी मत मागण्याचं काम आपल्याच काही लोकांना त्या ठिकाणी प्रत्येक गावात प्रत्येक मोहल्ल्यामध्ये जाऊन कुठेतरी चुकीच्या पद्धतीचा प्रचार करण्याचं काम करते चालू। मला सगळ्यांना माहिती आहे की बाणकोटमध्ये भागामध्ये माझ्या त्या ठिकाणी आंब्याचा व्यवसाय असल्यामुळे त्या भागातल्या लोकांनी माझ्याकडे विनंती केली की आम्हाला या ठिकाणी थोडं येता येणार नाही, बाणकोट भागामध्ये जेव्हा मीटिंग लागेल त्या ठिकाणी आमचं पूर्ण गाव त्या ठिकाणी असेल आणि ही झाल्याच्या नंतर 2 दिवस त्या ठिकाणी झाले, तेवढा वेळ आपल्याला त्या ठिकाणी भेटला नाही, परंतु येणाऱ्या काळामध्ये ही पण उपस्थिती आहे चांगल्या पद्धतीचीच आहे। येणाऱ्या काळामध्ये प्रत्येक मोहल्ल्यामधून 2019 मध्ये मतदान झाला त्याच्याहून अधिकचं मतदान आपल्या सर्वत्र माध्यमातून त्या ठिकाणी झालं पाहिजे। कारण नेतृत्व ज्याने सर्व धर्म समूह जपला आहे, ज्या नेतृत्वाने सर्व समाजाचा विकास हा एक धैर्य ठेवला आहे, त्या नेतृत्वाच्या पाठीशी राहण्याची गरज आहे। आज कोणी काही बोलतो, आदरणीय साहेबांनी 40 वर्ष रेग्युलर विचारांचं राजकारण केलंय, आजही त्याच पद्धतीचे त्याचे विचारधारा आहे आणि भविष्यामध्ये देखील त्याच पद्धतीचे विचारधारा आहे एवढा विश्वास आपल्या सर्वांना देतो आणि या ठिकाणी सांगतो जय हिंद। त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक अध्यक्ष सन्माननीय इद्रिस नायकोडी साहेब, मी साहेबांना विनंती करतो की आपण देखील वसीम बुरान कार्याध्यक्ष अल्पसंख्याक यांचं देखील स्वागत सन्माननीय सरफराज शिवकर साजिदभाई गस्ती धन्यवाद। आणि आपण फक्त 22 वर्षात मागे राहा की कसं आपण 2019 ला सुद्धा एवढं वादळ असताना सुद्धा आपण सर्वांना अतिशय चांगल्या पद्धतीने निवडून दिलेलं आहे। एवढंच सांगेन की आपण आज समाजामध्ये मुस्लिम समाजाने तटकरे साहेब आपल्याला भरभरून प्रेम केले, तटकरे साहेबांनी कधी कुठल्याही समाजाला अंतर दिले नाही। 2 जिल्ह्याला अजितदादा आपल्या राष्ट्रीय पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री यांनी ज्या वेळेला या महायुतीमध्ये सहभागी झाले आणि बांद्राला सभा झाली 5 जुलैला, त्या सभेमध्ये अजितदादांनी मुद्दाम सुरुवात अशी केली की शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचाराला प्रेरित राहून त्या विचाराला कोणत्यापर्यंत अंतर न देताना आपण महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीच्या महायुतीच्या सरकारमध्ये सामील झालो। काय विचार आहे शाहू फुले आंबेडकरांचा? शाहू फुले आंबेडकरांचा विचार आज इस्लामचा विचार आहे, आज आपल्याला परिषद पैगंबरात दिलेला विचार आहे। तो विचार असा आहे की सर्व समाजाला मानवतेची वागणूक द्यावी आणि हा विचार घेऊन आपण आज समोर तटकरे साहेबांवर कोण टीका करते? तटकरे साहेबांना मत म्हणजे मोदीला मत, राष्ट्रवादीला मत म्हणजे मोदीला मत, कोण म्हणते? जे उमेदवार गीते साहेब 2009 ला अल्पसंख्याक समाजाचे महाराष्ट्राचं बुलंद असं नेतृत्व आमच्या अल्पसंख्याक समाजाने खायमध्ये उडवायला निघाले। त्यावेळेला अल्पसंख्याक समाजाबद्दल कुठली आपुलकी होती? हेच गीते साहेब त्यांनी हिरवा साहेब म्हणून उल्लेख केला होता तटकरे साहेबांचा, आमच्या मुस्लिम समाजाला हिरवी केला म्हणून उल्लेख केलेला होता। याला हा अचानक मुस्लिम समाजाचा फुलका आहे। एवढंच सगळे राजकारणामध्ये कुठल्याही पक्षाची स्थापना ही होते की काही प्रकारे आपल्याला सत्तेमध्ये सहभागी व्हायचं असतं। सत्ता कशासाठी लागते? आमच्या समाजाचा विकास करण्यासाठी लागते आणि विकास करण्यासाठी, महाराष्ट्राचा विकास करण्यासाठी अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली, तटकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आज आपण महायुतीमध्ये सहभागी आहोत। एवढंच सगळे तटकरे साहेबांचं कौतुक करण्यासाठी या ठिकाणी उभा नाही, परंतु मंडणगड तालुका अल्पसंख्याक बहुल तालुका म्हणून आहे। 2019 ला साहेब निवडून गेल्याच्या नंतर मला संपूर्ण महाराष्ट्रात पहिल्यांदा जर आला असेल तर मुझफ्फरभाई यांच्या माध्यमातून यांच्या प्रयत्नाने सर्वात जास्त अल्पसंख्याक समाजाचा निधी या मंडणगड तालुक्यात आले। संपूर्ण महाराष्ट्रात सुद्धा पंजाबपुरी निघाला इथे सर्वात जास्त निधी आम्हाला दाखवले विधानसभा मतदारसंघामध्ये साहेबांनी विकासाच्या कामामध्ये साहेब कोणत्याही पद्धतीने मागे पडत
तशा पद्धतीची पकड असली पाहिजे. एखादा कार्यकर्ता जर गेला तर सुतारवाडीत जाईल, मुंबईला जाईल, बंदरात जाईल, त्या ठिकाणी समोरच्या कुठलाही पदाधिकारी असेल, अधिकारी असेल, त्याला फोन लावून तिथल्या तिथे मागे लावतो. 2 महिन्यापूर्वी प्रसंग सांगणार आहे ते दापोलीमध्ये घटना घेऊन त्या घटनेचा उल्लेख करणार रात्री 11:30 वाजता साहेबांनी फोन केला. माझा पहिला अधिकारी साहेबांनी फोन उचलला. एक प्रश्न महाकठीणचा प्रश्न होता, एक प्रसंग वाकायला होता. साहेबांनी 11:30 वाजता माझ्या फोनवर संबंधित अधिकाऱ्याला कॉन्फरन्स घेतलं आणि साहेबांनी त्यामध्ये सूचना केली. त्या सूचना केल्यानंतर साहेबांनी मला सांगितलं तुम्ही फोनवर ऐकलं. त्या फोनवर मी असताना साहेबांनी तो प्रश्न चुटकीसाठी मागे लावला. आपल्याला कुठेही मोदी साहेबांना फोन लावायचं नाही, पवार साहेबांना फोन लावायचं नाही. आपल्याला फोन लावल्याच्या नंतर काम कोण करत असेल तर गडकरी साहेब आपलं काम करतात. म्हणून एकच सांगेन, साहेब मुस्लिम समाजामध्ये तुमच्याबद्दल आदराचं स्थान आहे. तुम्ही कधी कोण कुठल्या समाजाचा धर्माचा आपण बघितलंच नाही. मुद्दामी तुमचा प्रसंग सांगणार आहे. ते गोरेगावच्या सरपंचांची निवडणूक होती त्यावेळेला किती लोकांनी साहेबांना सांगितलं की गोरेगावमध्ये मुस्लिम समाजाचा उमेदवार निवडून येणार नाही. साहेबांनी सांगितलं तुमचा मुस्लिम उमेदवार आहे म्हणून जर निवडून येणार नसेल उमेदवाराला पडणार नाही, सरपंचाला मी पाणी सोडतो. परंतु हा माझा कार्यकर्ता मुस्लिम समाजाचा म्हणून मनापासून त्यांचं राहायला पाहिजे, सरपंच व्हायला पाहिजे. साहेबांनी पहिल्या निवडणुकीत 700 मतांचा निवडून आणला. दुसऱ्या निवडणुकीत साहेबांनी 14 मतांना निवडून आणलं आणि साहेबांनी आम्हाला ही शिकवण दिलेली आहे की आपण पक्षामध्ये काम करत असताना जातीपातीचे राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन आपण काम करायचं आहे. म्हणजे आपल्याला विनंती करणार आहे, काही आमचे सहकारी आहेत साहेबांच्या बद्दल अपप्रचार करतात, पक्षाबद्दल अपप्रचार करतात, पण मी मुस्लिम समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी कसं करणार आहे. 10 वर्ष मोदी साहेबांची सत्ता आहे. आज पाकिस्तानातला मुस्लिम समाज अराजकतेकडे गेलेला आहे. या देशातला मुस्लिम समाज हा लोकशाही मार्गाने देशामध्ये राहतो. आम्ही सर्वजण या ठिकाणी साहेबांबरोबर 10 वर्षात कुठलं संकट आलं नाही, भविष्यात संकट येणार नाही आणि भविष्यात आपल्याला चिंता करण्याचं कारण नाही. कारण ह्या सरकारमध्ये गडकरी साहेबांच्या या ठिकाणी प्रतिनिधी असणार आहे. म्हणजे एवढंच सांगेल की आपण सर्वांनी मुजफ्फराबादच्या नेतृत्वाखाली आपण तालुक्यामध्ये काम करत आहे. आमचे रमेशभाई असतील, आमचे मुख्य साहेब असतील, यांच्या सर्वांच्या नेतृत्वाखाली आपण काम करत आहे. आपण सर्वांचा विश्वास ठेवलेला आहे. तो विश्वास असाच कायम ठेवा. भविष्यात कधी कुठला प्रसंग वाचा आला तर आम्ही तुमच्या बरोबर असणार, साहेब तुमच्या बरोबर असणार आणि विश्वास देऊन या ठिकाणी आम्ही लढा घेतो. जाहिर है ना अभी आपके बीच में अफसोस की बात इतनी है कि जो उम्मीदवार है और उनके साथी है, जैसा हमारे साहब ने कहा, अपने साहब और उसके सिलसिला में हवाला दे हुए चुना इस जिले का इतिहास बताया। मंथनगढ़ पर तो रायगढ़ की और रत्नागिरी की शुरुआत और रायगढ़ की बॉर्डर पे बसा हुआ ये तालुका है। तो बहुत सा असर हमारे मरूम माजी मुख्यमंत्री अब्दुल्ला साहब के जरिए इस एरिया हमके में हुआ है हमेशा। ये चीज हमारे सामने भी रखी गई थी। ये गुमराह करने का तरीका है। परसों ईद हुई, आज शनिचर जुमेरात के रोज ईद उल फितर थी। कितने जन को जो अपने आप को अभी सेक्युलर का पहनावा पहन के आपके बीच में आ रहे हैं, किसी को मैसेज आया उनका, मतलब में आया किसी को मैसेज, कोई जाती तौर पे मिलने को आए। जब आपकी तकलीफ को खासदार थे के साथ हो और साथ ही साथ पिछले 5 साल गडकरी साहब खासदार 2014 में ही साहब को पूरे दोनों जिला का नेतृत्व करने का मौका मिलता था। कुछ कमी की वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या जैसे कहा गया कि चक्रवात हो, कोरोना हो, जो तासुबपना जिसके दिल में बसा हो, जिसके दिमाग में तासुबपना पूरा उतरा हो, वो अपने आप को सिर्फ 40 दिन की आचार संहिता के रूप में आपके साथ मोहब्बत से पेश आ सकता है। जिसके दिल में कभी भी हिंदू मुस्लिम की एकता नहीं, हिंदू मुस्लिम को कैसे दरार पैदा की जाए, जो जिंदगी भर वही करते आया है, 40 दिन तक अपने आप को रोक सकेगा। और उसके बाद मैं मानता हूं कि अजीत दादा के फैसले के साथ हमने एक पल में उनके साथ जाने का फैसला किया। मैं नहीं, हर हल्के
से अपना नुमाइंदा करने वाले लोग हैं। और तमाम आपने देखे लेके हमने आजमाइश की कि हकीकत में अखिलियत के लोग हमारा साथ देने के हमने न्यू बॉम्बे में प्रोग्राम किया। 8,500 लोगों की हाजिरी लगी पूरे महाराष्ट्र से। खुशी की बात यह होती है बयान करने के लिए कि रात भर सफर करके भी आए, क्योंकि वो अजीत दादा के अल्फाजों पे भरोसा करते हैं, तनखरे साहब के नेतृत्व के ऊपर भरोसा करते। मेरा राब्ता तो साहब से 99 से, जब स्टेट ड्यूटी मिनिस्टर थे, 15 दिन महीने का एक वक्त नहीं होता था कि साहब जब ट्रेन से आते थे रात और साहब को स्टेशन पे मिलने को नहीं जाता था। मैं नगर सेवक भी नहीं बना था 2002 में बना। ये हमारे नेता के अंदर मुझे आज तक कोकण पदवीधर 2018 में मिला, 15 साल कोकण मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक की सदारत की 2008 से 2022 तक। कानूनी तौर पे आगे नहीं रह सकता है तो साथी को जिम्मेदार बना के वहां मिलाए। मुझे साहब का कभी भी छोटा भी सुबह शाम जिसके साथ घूमो, अलग अलग मसलों पे बात करो, कहीं जातीय तनाव होता है, कई मसले और पेचीदा होते हैं कि वक्ती तौर में फैसला ले तो एक फिरका एक कौम नाराज हो जाती है। मगर साहब तक कभी भी मुझे 1% अल्लाह ताला को नाज़िल करके देता हूँ, 1% भी कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि साहब ने हमारी अकलियत की साथ नहीं दी। जो गोरेगांव का मसला का बेशक मुझे मालूम है, क्योंकि वहां के राइटर के हैदराबाद के गांव से मंदिर से इतना ताल्लुक नहीं रहा था, इसे लेकिन बाकी जगह पे बहुत ताल्लुक रहा। मेरे हकीकत वो आजमाइश का वक्त उनका था। यानी एक तरफ कहा जाता है कि कहा हमारे लोग का तो नुमाइंदगी नहीं, और नुमाइंदगी रहेगी तो मौका नहीं मिलेगा, जहां हमारी ज्यादा ताकत रही तो मौका नहीं मिलेगा। पर उस वक्त गोरेगांव में उन्होंने फैसला किया, हाँ हम मोदी जी के साथ गए, कोई छुपी बात नहीं, हम उनकी तारीफ नहीं करते, उनके साथ गए। कहीं पे भी हमने अकलियतों के उसूल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया। हाँ हम गए। ये बातें जो मैं आपके जहन में डालना चाहता हूं कि आप जब आवाम के बीच में जाओगे, क्या है मेरे भाइयों, मैं आपको बताता चलूं, महायुति सरकार में आने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजीत दादा ने मंत्रालय में मुसलमानों के आरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए और शिक्षण के लिए और वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जो भी पेंडिंग इश्यूज हैं और मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल को लेकर जो भी दिक्कतें हैं, इन तमाम समस्याओं को लेकर मंत्रालय में एक बैठक लगाई थी। उस बैठक में जमायत उलमा हिंद के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जनाब मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब और महाराष्ट्र के दीगर जिम्मेदारों को बुलाकर आदरणीय दादा टक्करे साहब ने उनसे पूछा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों के जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, सब गंभीरता के साथ और गौर फिक्र के साथ जान लिया और जल्दी से उसको सॉल्व करने का काम उन्होंने शुरू किया। आज तक आदरणीय अजीत दादा को महाविकास आघाड़ी सरकार में रहकर भी जो काम नहीं किया, वो काम आदरणीय दादा महायुति सरकार में आने के बाद जो मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल में अब तक सिर्फ 30 करोड़ रुपए का निधि देने का काम किया गया था, तो दादा ने उसको बढ़वाकर 500 करोड़ रुपए निधि देने का निर्णय उस जगह लिया गया है। और हमने आदरणीय दादा और टक्करे साहब के सामने महाराष्ट्र के जो वक्फ बोर्ड की मस्जिद रजिस्ट्रेशन फी कम करवाने की मांग की थी, तो उस भी कम हो गई है। और वक्फ बोर्ड से जो भी कर्मचारी, वक्फ बोर्ड के जो कर्मचारी होते हैं, उनका स्टाफ बहुत कम था, वो भी बढ़वाने की मांग की थी हम लोगों ने। महाराष्ट्र के मुसलमानों
तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे मुझे इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े होगी मैं वो कीमत चुकाऊंगा, लेकिन मेरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को कुछ भी तकलीफ होने नहीं दूंगा। इस दादा के शब्द पर, टक्कर साहब के शब्द पर आज महाराष्ट्र राज्य में बड़ी तादाद में मुसलमान समाज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। आज इद्रिस भाई नागवड़े और राम नजीर भाई महाराष्ट्र भर के बहुत सारे जगह दौरे किए और उन्हें बताया दादा की जो विचारधारा है, दादा ने महायुति में जाने के बाद भी उनकी जो विचारधारा है, शिवशाह फुले अम्बेडकर सेक्युलर की विचारधारा को कभी छोड़ा नहीं है। जो खुद को सेक्युलरिज्म कहते हैं, सातारा में पूछतावड़ी में जो हादसा हुआ था उस जगह पे जो मुसलमान एक फैमिली पर अत्याचार जुल्म हुआ था उसके बारे में कोई कहने के लिए भी हिम्मत नहीं की मेरे भाइयों। उस जगह वहां के जो पीड़ित, जो अपना नौजवान बच्चा जो जान गंवाए हैं उसके घर में और जो मस्जिद में भी जो बेइज्जती की गई थी, उस मस्जिद में जाने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता आदरणीय अजीत दादा ने किया है। मुझे फख्र है, मुझे खुशी है, हमारे नेता मुसलमान समाज के लिए, मुसलमान कौम के लिए आज छाती ठोक के, आज डंडे की चोट पर आकर वहां के जो आरोपी थे 45 आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने का वहां आदेश दिया। मेरे भाइयों, आने वाला इलेक्शन है, हमें महायुति के जो हमारे अधिकृत उम्मीदवार हैं आदरणीय टक्कर साहब, जो पिछले कई सालों से रायगढ़ हो, रत्नागिरी हो, इन जिलों के तमाम अल्पसंख्यक समाज के हित में अनेक योजनाएं, अनेक अल्पसंख्यक समाज के हित में जो भी फैसले लिए गए हैं, अभी हमारा जिस तरह से नजीब भाई ने बताया है, ये सिर्फ रायगढ़ और रत्नागिरी का इलेक्शन नहीं है, इसके ताल्लुक से हमारे महाराष्ट्र के मुसलमानों को हित में आप जो वोट दे रहे हैं वो सिर्फ रत्नागिरी और रायगढ़ लोकसभा के उम्मीदवार को नहीं, ये तमाम महाराष्ट्र के मुसलमानों के हित में फैसला देने का आज आप और मेरी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों। तो आप और आपकी जो भी अड़ोस पड़ोस के लोग हैं या जो भी आपके कुल मतदार के लोग हैं, इन लोगों को गौर और फिक्र के साथ समझाने की जरूरत है, उन्हें बताने की जरूरत है। मंच पर बैठे हुए हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष स्थानीय विधायक के माजी मामलों नायकोड़ी साहब, प्रदेश के अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष भाई गुलाम, 24 साल नगर सेवक के नाते थाना की जिन्होंने सेवा की, कोकर मंडल बैंक के माजी चेयरमैन मेरा युवा समिति नजीब अब्दुल्ला, संदीप जी राजपुरे, जी रायगढ़ जिले के अल्पसंख्यक क्षेत्र के अध्यक्ष नजीब भाई असमानी, हमारे वरिष्ठ नेता सलीम भाई अखबारी, मंच पर बैठे हुए हमारे सब नगर सेवक, नगर सेविका, सब सम्मानीय महानुभाव, पत्रकार मित्र, मंडल में बड़े से आए हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाई और बहनों, बहुत दिनों के बाद आपके अल्पसंख्यक समाज से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद देने का मौका हमारे तालुका अध्यक्ष मुजफ्फर ने आपने दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना होने के बाद 25 साल से मेरी राजनीति शुरू हुई 40 साल। 23 मई 1984 में मैंने राजनीति में पहला कदम रखा। अभी 40 साल पूरे हो जाएंगे। 40 साल की राजनीति में धर्मनिरपेक्ष विचारधारा यानी सेक्युलरिज्म, शिवशाह फुले अम्बेडकर की विचारधारा, जिस पर मुझे काम करने का मौका मिला या तालुका के अध्यक्षों जिसके हमारे मुख्यमंत्री जी है, युवा का अध्यक्ष रायगढ़ जिले का, जिला परिषद के अध्यक्ष के नाते रायगढ़ जिले में मैंने सेवा की, विधायक के नाते मारगांव कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने काम किया। उसके बाद 1990 में जब मैं रायगढ़ जिले का पालक मंत्री बन गया, तब हमारे रविंद्र रवि जी यहाँ के तालुका के अध्यक्ष। अब सब लोगों की याद होगी 25 साल के पहले वहां से मैं लगातार मंडल की सेवा करते आया, चाहे मंडल में हो, कापड़ी हो, खेड़ हो, चित्तूर हो,
गुवाहागर हो, संगमेश्वर हो, रत्नागिरी हो, राजापुर हो, लांजा हो, इस रत्नागिरी जिले के कोने कोने में जाकर जिला नियोजन मंडल के माध्यम से राज्य सरकार की कई योजना गांव-गांव में पहुंचे की मेरी तरह काम समन्वय किया। 5 साल पहले जब मैं आप सबके माध्यम से संसद में चुन के गया, देश में जब नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत आई थी, उसके पहले नरेंद्र जी उनकी गवर्नमेंट 5 साल मंत्री रह चुके थे। वैसे तो 8 बार आपने उनको वोट दिया है। 1951 से लगातार उन्होंने 8 बार चुनाव में वो खड़े थे, 6 बार वो चुन के आए। लेकिन जब मैं संसद के नाते दिल्ली में मैं पहुंचा, भारत सरकार की आधिकारिक योजना जो कुछ है मैंने समझने की कोशिश की। मैं आज यहाँ पे बड़े विश्वास के साथ यहाँ पे कहना चाहता हूँ, कई लोग ये बोलते हैं कि एनडीए की सरकार अल्पसंख्यक के खिलाफ है। जब मैं सांसद के नाते दिल्ली में पहुंचा, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग योजना मैंने समझ के ली। इसी गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने अल्पसंख्यक बहुल पूरे देश में राज्य के हर तालुका की पॉपुलेशन वहां पे समझ के लेकर अल्पसंख्यक बहुल यानी माइनॉरिटी ओरिएंटेड तालुके की लिस्ट वहां पे की। मुजफ्फर के हमारे जो साथी तालुका अध्यक्ष है उनको मालूम है, कोकण के इलाके से खाली एक ही तालुका उसमें शामिल है, उसका नाम है भंडारी तालुका, उसमें शामिल है। आज मरहूम अलीशेख चौधरी मौजूद नहीं है। हालांकि 40 साल मेरे राजनीति में बड़े सहयोगी रहे। जब मैं एसएमपी का चुनाव लड़ा 2009 में, उसके बाद मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा 2014 में, 2019 में। अलीशेख चौधरी की अहम भूमिका वहां पे रही। 2009 में मैं जब शिवोदर मौजूद से मैं विधायक के नाते लड़ा था, हमारे सलीम अलवारी जी को वहां पे नजीब मुद्दे कहने का यही था कि अल्पसंख्यक बहुल यानी माइनॉरिटी ओरिएंटेड तालुका माइनॉरिटी की जनगणना साथ में लेकर इसी एनडीए के गवर्नमेंट में वो योजना वहां पे आ गई। मुजफ्फर जी को आप पूछ सकते हैं, उन्होंने जो कुछ प्रस्ताव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जिला के कलेक्टर के पास उन्होंने भेजा, वो सब प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से मैंने दिल्ली तक वहां पे पहुंचा। जिस गवर्नमेंट के खिलाफ कई लोग बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जो सांसद अपना चुन के आते हैं, यदि उनकी ये साथ हो, लोगों के साथ उनका रिश्ता अच्छा हो, काम करने की उम्मीद पर में रखते हो, भाईचारा तो हमारा सबका ही। इस देश में इतनी बड़ी आबादी है 140 करोड़ के आसपास, सब धर्म के लोग इस देश में वहां पे आज रह चुके हैं। हम भी सबके साथ अच्छे तरह से ताल्लुकात रखते हैं। जब कोई सवाल होते हैं, कोई इंसिडेंट ऐसे होते हैं, तब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा 40 साल में जो विचारधारा के आधार पर मैंने मेरी राजनीति चलाई, हमने उससे कभी बात बाजू में रखा ही। मेरे साथी नजीब भाई हो, नाइकोडी साहब हो, एसएमपी हो, इन्होंने आपको पता है जब हमने एनडीए में शामिल होने का तय किया, तब हमने ये निश्चित किया यदि हम एनडीए में शामिल हो जाए, शिव साहब पूरे अम्बेडकर की विचारधारा और सेकुलर विचारधारा साथ में लेकर ही हम एनडीए में शामिल हो गए हैं और बोलेंगे और आगे भी वैसे ही कदम पर हम काम करेंगे। उस एनडीए में शामिल होने के बाद आप सब जिम्मेदार यहाँ पे हैं, सब हजरात यहाँ पे हैं। 40 साल में कांग्रेस ने खाली अल्पसंख्यक के नाम से राजनीति की। एमएपी की सरकार भी इस महाराष्ट्र में थी, अजय दादा उसी में भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद फाइनल मिनिस्ट्री में थी। और आज भी जो महायुति का गवर्नमेंट है, एक राज शिंदे जी नेतृत्व कर रहे हैं, देवेंद्र जी फडणवीस का नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें भी अजय दादा अहम रोल बना रहे हैं, यानी फाइनेंस और प्लानिंग की वजह से। वसीम भाई जब हम सोलापुर में आए थे, आपने बुलाए थे, नजीबुल्लाह भी थे, नाइकोडी साहब भी थे, अल्पसंख्यक समाज के आप
सब जो कुछ इंस्टीट्यूट है आप उनको बुलाएंगे, जो कुछ उनके सामने रखेंगे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नाम से जो आर्थिक विकास महामंडल है उसकी राशि जब एमए के गवर्नमेंट थी तो रजीब भाई आपको मालूम है शायद 200 और 250 करोड़ आज 30 करोड़ मैं जब था 2010 में तब थी। अब आप देखेंगे बिला के नाते मेरे सामने वो प्रस्ताव रखा था 2010 के बाद कर रहा हूँ 14 साल पहले। तब नवाब मलिक साहब ने मुझे बताया था कि इस राशि बढ़ाया जाए। मैं अभिमान के साथ दावे के साथ यहाँ पे कहना चाहता हूँ 30 करोड़ की राशि कुछ थी, महीने ही फाइनेंस मिनिस्टर के नाते तो 30 करोड़ की राशि 100 करोड़ की महीने मैं फाइनेंस मिनिस्टर के नाते बागवाना से लेकर पानकोट जो एक जवान में बैरिस्टर अब्दुल साहब ने सपना देखा था रेवर से रेडी का हमारे पोस्टर लगेगा। आपको मालूम है कि मैं अभी मामले से आया, मामले से बीच में खड़ी है उसके तरफ अम्बेड है अब्दुल साहब जैसी शख्सियत वहाँ पे पैदा हो गई। उनकी राजनीति सेकुलर में भी थी, विधायक भी बन गए, राज्य मंत्री भी थे, मंत्री भी थे, राज्य के मुख्यमंत्री भी वो बने थे और सेकुलर विचारधारा लेकर उनके साथ मैंने भी वहां पे काम किया। आज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आर्थिक महामंडल की राशि 800 करोड़ पर बाहर गई। अभी तक गवर्नमेंट की उसको गारंटी नहीं मिली थी। जब आप सब वो अपनी संगठन क्या है मुंबई की मेरे पास संगठन जमीनी गुलामी संगठन के लोग जब अजय दादा को मिले उनके बंगले पर तब ये उनके सामने रखा था। आज अजय दादा ने इस एमपी के गवर्नमेंट के माध्यम से गवर्नमेंट की गारंटी देने का वादा नहीं किया, उसका जार भी निकाल गया। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर दिया। उनके लिए जो शक्ति रख रही थी यानी कंडीशन वो भी शिथिल कर दी। बोर्ड के बारे में भी जो शिकायत थी आज हमारे सब यहाँ के साथी हैं। वार्ड बोर्ड का कार्यालय रत्नागिरी में शुरू करने के लिए शुरू करने के लिए उनको बताया। हमारे सब लोग को चंद्रवेद समाज को वहाँ पे जाना लगता है, वो भी कार्यालय रत्नागिरी में शुरू होता है। पासपोर्ट ऑफिस मेरे रायगढ़ के अल्पसंख्यक लोगों को मुंबई में जाना रखता था। सांसद बनने के बाद अजय भाई आप असवारी यहाँ पे हैं, सांसद बनने के बाद वो पासपोर्ट ऑफिस मैंने मुंबई से लेकर अलीबाग में शुरू किया ताकि दक्षिण रायगढ़ के हमारे जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिनको वहाँ पे उनको पासपोर्ट करना है उसके बाद अलीबाग में मैंने ऑफिस शुरू करने की कोशिश। हमारे सब लोग वहाँ पे मशवरा किए, अच्छी मार्ग के जेडी के लिए जो कुछ कर रहा है वो करने की कोशिश भी मैंने वहाँ पे की है। आज कई लोग नए समीकरण लेके आपके सामने आ रहे हैं, जैसे कि आप सब ने यहाँ पे पता है केजे साहब लगातार 8 बार उन्होंने चुनाव खड़े थे, वो भी भाजपा के साथ रहे। 2 बार वो मिनिस्टर पे रह चुके। कितने उन्होंने विकास के काम किए इसलिए उनको पूछना भी चाहिए। अल्पसंख्यक समाज के बारे में उनका उनकी भूमिका कर रही वो भी पूछना चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पे बताया जब हमारे राज्य में आसमान सलीम वाले बात करेंगे तो बोलेंगे, लेकिन खुशी में हमारे रुमानी ने यहाँ पे बात की 2009 में जब अब्दुल साहब के खिलाफ जी लड़ रहे थे तब उन्होंने क्या बयान किया, क्या अब्दुल साहब के खिलाफ उन्होंने बयान किए निर्वाह साहब करके देखो समाप्त करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। देखो भाई तो सेकुलर विचारधारा लेके साथ में आप लगातार चलते हैं। आने वाले दिनों में एनडीए में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने हमको कहा है तुम तुम्हारी सेकुलर विचारधारा लेकर काम करो, हम हमारी विचारधारा पे काम करेंगे, साथ में राष्ट्र को आगे लेने की कोशिश करेंगे और साथ में आगे लेकर सर्व समाज को लेकर सर्व धर्म को लेकर आगे चलने की कोशिश करेंगे। ये हमने पक्का वादा किया। मैं आपसे हमारा वादा करता हूँ आइना देखिए इंस्टीट्यूशन जो हो जाए भारत सरकार के राज्य सरकार के अलग अलग योजना हमारे पास आने के लिए जैसे कुछ जो कुछ आगे मुझे काम कर रहे हैं वो तो मैं कुछ बिल्कुल करूंगा। जर्मन प्रकार स्कूल हो कहाँ पे आप मुझे लेके गए थे, कहीं उधर भी लेके गए थे, इधर
जैसे अशोक में लेके गए थे और कई के भी लेके गए थे। जिनके साथ कोई पूछ सकते हैं कि सांसद के नाते उनको 30 साल काम करने का मौका मिला, कितने बार उन्होंने एक भी फंड किसको दिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 2010 में राज्य की वित्त नियोजन की जवाबदारी मेरे पास थी। अंजुमन इस्लाम की संस्था के लिए 50 लाख की राशि मैंने 2010 को दी थी। 2010 को 50 लाख, मैंने 2024 को 5 करोड़ के ऊपर होता है। अंजुमन इस्लाम की संस्था जो शिवनगर में है, 10वीं कक्षा तक उधर परवानगी थी। मैंने जूनियर कॉलेज की भी परमिशन दी, सीनियर कॉलेज की भी परमिशन दी। जब मैंने सीनियर कॉलेज की परमिशन दी, राज्य में भाजपा की सरकार, विनोद तावड़े उसके पास उच्च तंत्र शिक्षा के वो मिनिस्टर थे, लेकिन जब कॉलेज की परमिशन की ऑर्डर निकल गई, महाराष्ट्र की सब कॉलेज को जिन्होंने परमिशन देता, उसमें पहला नाम था अंजुमन इस्लाम सोसाइटी शिवनगर का, जिसको भारत राज्य सरकार ने परमिशन दी के माध्यम से उसको भी 50 लाख की राशि मिली। राज्य में ऐसा बोल सकते हैं, मसला में अंजुमन इस्लाम का यूनिट मानते हैं। देखो मैंने आदित्य ने राज्य सरकार की तरफ से मेरे एमपी फंड के उसके एमएलए फंड से जो कुछ वहां पे बोल गया वो भी हमने करने की कोशिश की। आज यूनानी का पहला हॉस्पिटल, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, महाराष्ट्र में यूनानी का हॉस्पिटल यानी कॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट का कॉलेज महाराष्ट्र में यूनानी का नहीं है। नायकोटी साहब, मेरे कुछ साथी, अल्पसंख्यक के साथी आचार संहिता लड़ने के खाली 8 दिन मेरे के साथ नजीब अस्पताल के घर में हम बैठे। डॉक्टर मुकादमा नहीं आए, आप एक शादी में गए और हमारे अंजिम दलित क्या नाम है, वो भी सब लोग थे, हमारे राजीव चोगरे जी भी थे। उन्होंने मेरे साथ बात की, हमको यूनानी कॉलेज शुरू करना चाहिए। वहां से हसन मुर्शिद जी को फोन लगाया, जो हमारे मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्टर है, और मैंने उनको बोला, पूछा, उसके आगे मंगल के दिन मीटिंग लग गई, बुधवार को कैबिनेट की। 24 घंटे के अंदर कलेक्टर की जगह वैद्य के शिक्षक को हस्तांतरित की गई। दूसरे दिन कैबिनेट की मीटिंग हो गई और कैबिनेट की मीटिंग में 340 करोड़ का यूनानी कॉलेज महाराष्ट्र के पहला मसला में शुरू करने का प्रयास करता है। निकाल के हम स्वस्थ रह बैठे। इसी जुलाई में उसकी 100 स्टूडेंट की इंटेक शुरू हो जाएगी, कॉलेज शुरू भी हो जाएगा और यूनानी भी हॉस्पिटल भी वापस शुरू हो जाएगा। वो यहाँ से बस कितना मतलब हो जाएगा। अल्पसंख्यक समाज के लिए यूनानी हॉस्पिटल, यूनानी कॉलेज की जो आवश्यकता थी, डीसी गवर्नमेंट के माध्यम से, जो आज महायुति की गवर्नमेंट है, राष्ट्रवादी कांग्रेस भाजपा और शिवसेना की गवर्नमेंट है, इसी माध्यम से हमने वो मंजूर करने की कोशिश नहीं की, खाली उसका नोटिफिकेशन जो मैंने लिखा। इसी गवर्नमेंट में जब नवाब मलिक हमारे अल्पसंख्यक के मिनिस्टर थे, कई बार दादा ने पूछे आपके चीफ मिनिस्टर को, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी फंड बढ़ाने की मैं कोशिश करता हूँ। उस जमाने के चीफ मिनिस्टर ने उनको परमिशन नहीं दी। दावे के साथ मैं यहाँ पे कहता हूँ परमिशन नहीं दी। जब अभी वोट अकाउंट दादा ने किया, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस ने दादा को इजाजत दी और माइनॉरिटी के लिए 1000 करोड़ की राशि दी गई और 20 मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में दादा ने 11.5 करोड़ दिए और आदित्य को उनको शिवनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3.5 करोड़ की राशि दी। एक महीना भी नहीं हुआ और बोल रहे हैं आज दफन होने के कंपाउंड वालों, आपको भी मालूम है डिप्टी का निधि भी हमने दिया। जो कुछ हमने प्रस्ताव मेरे सामने रखे गए वो हमने वहां पे रखे। मैंने आपसे यही विनती, जब कोई होता है, देखिए कोरोना था, उसके बाद जिस तरह चक्री वाला आ गया, कांग्रेस चक्री वाला आ गया, 2024-22 में बाहर में बहुत बड़ा फ्लड आया था। आपको मालूम लगेगा राजेवाड़ी करके काम है, पूरा मोहल्ला ही, मुझे लगता है 3,500-4,000 आके हमारे रात को 11:30-12 बजे वहां से मुझे फोन आने लगा, कहीं हमारी मुस्लिम बहनी
जो मेरे साथ कई सालों से अच्छी ताल्लुकात है भाई के नाते, वो भी फोन करते थे, कई लोग फोन करते थे कि चारों तरफ से पानी आ गया है, 12, 13, 14 फुट पानी आ रहा है, घर में पानी आ रहा है, क्या करेंगे आप? रात को 1:30 बजे मैं बात करता हूँ सचिव भाई, रात को 1:30 बजे पूरी यंत्रणा राज्य सरकार की तरफ से मैंने मुझे बात से भेजी, आने के वो रेस्क्यू टीम लेके गया, उस फ्लड में आने के बाद को 3 बजे वो रेस्क्यू टीम लेके गया, किसी की मृत्यु नहीं हो गई, सबको बचाने के लिए हम वहां पे कामयाब हुए। आगे बढ़े 2022 का 3 जुलाई। मेरा कहने का मतलब यही है, राजनीति करने वाले लोग किसी तरह से राजनीति अभी करेंगे, लेकिन एनडीए में शामिल होने के बाद हमारे सेकुलरिज्म को साथ में लेकर हमें चलने वाले हैं और आने वाले दिनों में भी इससे काम करने की कोशिश हम वहाँ पे करेंगे। मैं विनती करता हूँ, स्टेट में बैठे हुए हमारे महिला के सब लीडर है, वो शरीफ भाई हमारे उस पर बैठे वो वहाँ करते हैं, उन्होंने भी अहम भूमिका बजाई है। मेरे 2000 के चुनाव में राजीव भाई हसवारे दावे के साथ रहता, मसला में बैच साहब ने बहुत अच्छी राजनीति की, लेकिन माइनॉरिटी का पहला पंचायत समिति का सभापति राष्ट्रवादी ने बनाया, उसका नाम है नजीब हसवारे। पंचायत समिति का सभापति नजीब हसवारे मसला में बन गया। सुनील तटकरे को हुकूमत भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री बदलाव से और पंचायत समिति के सभापति को वापस। आज आप डीपीडीसी में आप डीपीडीसी बैठते नहीं, बोलिए ना कि नहीं, वही तो मैं बोलता हूँ। बैठिए, माइनॉरिटी को जितना ताकत देने की मेरे पास अधिकार होता है, देने की हम तो वहाँ पे कोशिश करते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, 40 साल सेकुलर लेके हम वहाँ पे लगातार काम करते हैं। कोई लोग जैसे कि बारिश आने के बाद आपल्याकडे खेड्यामध्ये म्हणतात पाऊस आला की आंगा बोलवतात, तसं दौलतराव कुलकर्णी रवी आमची मुलांची राजपुरे सुद्धा सांगू शकतील, विजय साहेब फिरायला लागले का समजा लोकसभेची निवडणूक असं एक आहे, बरोबर ना? ते फिरायला लागले की समजा की लोकसभेची निवडणूक, पण मी मात्र निवडणूक गेल्यापासून ते निवडणूक येईपर्यंत वर्षाचे 12 महिने लोकांची सेवा करत असतो आणि त्याच्यातून आपल्याला काम करायचं असतं। चक्रीवादळ असेल, महापूर असेल, करोडोसारखं भाजपा संकट असेल, त्या आता कालावधीमध्ये सुनील तटकरे लोकांच्या सेवेसाठी काम करण्याचे काम करत आला आणि पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे तरफचे महायुतीचा उमेदवार म्हणून सुद्धा पुढच्या कालावधीमध्ये सेक्युलर विधानसभा सोबत घेऊन एनडीएच्या सरकारच्या माध्यमातून अधिकाधिक तारीखाने काम करण्याचा प्रामाणिकपणाचा प्रयत्न करेल, एवढा शब्द आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आम्ही देतो। अल्पसंख्याक समाजामध्ये वेगवेगळे समज गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न, जी जातीवादी शक्ती जाणीवपूर्वक याकडे बोलतोय, त्या जातीवादी शक्तीने कोकणामध्ये हिंसाचाराचं थैमान केलं, ती जातीवादी शक्ती आज स्वतःला धर्मनिरपेक्ष विचाराची शक्ती म्हणून बोलण्याचा प्रयत्न करते आहे। पण त्याच्या कुठलाही शब्दात, त्याच्या कुठलाही भाषणात सर्व धर्म समभावाचा कधी उल्लेख येत नाही आणि कधीतरी ईद मुबारक कधी म्हटलं नाही। पण सुनील तटकरे सत्तेमध्ये असो नसो ईद मुबारक म्हटल्याशिवाय दिवाळीच्या सणाची केल्याशिवाय आयुष्यामध्ये राहिला नाही। त्या भूमिकेतून आपण पुढची वाटचाल करण्याचा प्रयत्न करूया, एवढंच आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रसंगी सांगतो। तुमच्या सेक्युलर विचारधारेवरती, आपके सेक्युलर विचारधारों के ऊपर जो लोग उंगली उठा रहे हैं, क्या बोल रहा हूं नायक साहब, आप देखो अल्पसंख्यक समाज के बारे में गलत फहमी करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मेरे बारे में कर रहे हैं, इनके बारे में वही कर रहे हैं, क्योंकि 40 साल इनका और मेरा रिश्ता बहुत गहरा रहा है। इनके बारे में वही गलत फहमी कर रहे हैं, ये लोग मेरे साथ दे रहेंगे, मुझे विश्वास है। आगे के साथ कहता हूँ, अल्पसंख्यक समाज का वोट 2019 में जितने मुझे मिले उससे ज्यादा मुझे इस बार मिलेगा। यही आपके साथ आपको आपका मैं मेरे शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू साहब।